नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ ने कहा है कि वे वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम के 2 कॉन्फ़िगरेशंस को विकसित कर रहे हैं, जिसमें कि एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कि हेलीकॉप्टर, विमान या फिर यूएवी सहित निम्न स्तरीय हवाई खतरों से भारतीय सशस्त्र बलों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि इस कॉन्फ़िगरेशन में टॉर्पीडो फायरिंग स्टैंड होगा, जो कि हाई रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग दिन और रात ऑपरेशन के लिए होगा। साथ ही इसमें ऑटो ट्रैकर ऐड होगा, ताकि ऑपरेटर को टारगेट को एंगेज करने के दौरान सहायता मिलेगी और जो हिट की संभावना है वो भी सुधरेगी। यही दोस्तों, इस कॉन्फ़िगरेशन में बिल्ट इन वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमताएं भी होगी, ताकि बाद में इस रिकॉर्डिंग का विश्लेषण भी किया जा सके। और ये जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होगा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का, वो शोल्डर फायर लॉन्चर होगा, जो कि ग्राउंड बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, फ्रेंड और फोई इंट्रोगेटर के साथ लैस होगा। और इस कॉन्फ़िगरेशन में टारगेट डिटेक्शन, रिकॉग्निशन और डेजिग्नेशन सिस्टम के लिए उन्नत क्षमताएं होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ ने अस्त्रा मार्क 2 के लिए एक टेंडर जारी किया है, जिसमें कि अस्त्रा मार्क 2 के लिए कास्टिंग ऑफ प्रोपेलेंट और कास्टेड डुअल पल्स रॉकेट की सप्लाई की जानी है, वो भी 15 यूनिट्स की, जिन्हें कि 8 महीनों में डिलीवर किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने अस्त्रा मार्क 2 का जो वेपन रिलीज फेज था, उसका एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें कि इसे इजेक्टर सिस्टम से छोड़ा गया था। डीआरडीओ अब इस मिसाइल पर तेजी से काम कर रहा है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो 15 यूनिटें तैयार होंगी, इनका इस्तेमाल फुल्ली इंटीग्रेटेड ट्रायल्स में किया जाएगा, वो भी Su-30 एयरक्राफ्ट से। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि HAL RUAV-200 ड्रोन को बना रहा है, जिसका इस्तेमाल सर्विलांस, रिकॉग्निशन और टारगेट एक्विजिशन मिशन के लिए किया जाएगा। लेकिन अब HAL का विचार है कि वो RUAV-200 का एक हथियारबंद संस्करण तैयार करेगा, जिसमें स्ट्राइक मिशन के लिए हथियार लगाए जा सकते हैं। RUAV वर्तमान में 40 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और इसका इंड्योरेंस टाइम है 4.5 घंटे का, रेंज है 100 किलोमीटर की। और ये जो आर्म्ड वेरिएंट होगा RUAV-200 का, वो अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि राइफल, स्नाइपर राइफल और 40 mm के ग्रेनेड्स का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL और सैफरन ने घोषणा की है कि वे पार्टनरशिप करेंगे, जिसके तहत एक जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के इंजन निर्माण के लिए। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के लिए एनीटो 1 के इंजन को बेस बनाया जाएगा, जो कि सुपर मीडियम और हैवी हेलीकॉप्टर के लिए डिजाइन किया गया है, और इसमें फिर से मॉडिफिकेशन किया जाएगा ताकि ये भारत की जरूरतों को पूरा कर सके। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना भी इसी तरीके के इंजन को चुनेगी, जिसमें कि हायर पावर आउटपुट होगा और इनका इस्तेमाल डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में किया जाएगा। और ये जो नेवल वेरिएंट होगा भारतीय नौसेना का, वो 1 टन भारी होगा, जो कि जरूरी पेलोड्स को ले जा सकेगा एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने 3 प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया है, ताकि स्वदेशी रूप से Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स के एरो इंजन को देश में ही तैयार किया जा सके। कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्टेड इंडियन कंपनीज है, वो अपना रिस्पॉन्स 30 अप्रैल तक जमा करा सकती है, और ये प्रोग्राम मेक 3 प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। और इंडियन वेंडर्स ओरिजिनल इक्विपमेंट पार्टनर्स के साथ भी ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, और इसमें 60% स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 मई से 3 मई तक मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान इस देश को भारत की ओर से एक उपहार देने वाले हैं, यानी कि गिफ्ट देने वाले हैं, जिसमें कि एक फास्ट पेट्रोल वेसल शामिल है, साथ ही एक लैंडिंग क्राफ्ट भी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करने में बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एयरटेल की सरकारी वित्त पोषण वाले 4G टावर ने पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अंतिम गांव में, जो कि अब प्रथम गांव बन चुके हैं, उनमें से एक लुम्पो में अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। इससे स्थानीय लोगों के लिए अत्याधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था भी सुलभ हो गई है। तवांग और राज्य की राजधानी ईटानगर के बीच स्थित जिले बोमडीला से 38 किलोमीटर दूर दरंग में एयरटेल के साथ रिलायंस जियो भी मौजूद है। दोस्तों, लोम्पो तवांग जिले से करीबन 115 किलोमीटर और हवाई दूरी के मामले में LAC से 3 से 5 किलोमीटर दूर है। जहां एयरटेल ने तवांग सीमा पर दूरसंचार सेवाओं को गति दी है, तो वहीं जियो के त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर 10 टावर स्थल और मेघालय में भारत बांग्लादेश सीमा के साथ साथ मिजोरम और मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर 19 टावर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि CDS अनिल चौहान जी को लेकर आ रही है। CDS अनिल चौहान ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर डाला है और कहा कि सशस्त्र बलों की आयात निर्भरता को कम करना भारत के लिए अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने और अपने आकार एवं अर्थव्यवस्था के अनुरूप नई जिम्मेदारियों को निभाने के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि हमारे सशस्त्र बल सैन्य उपकरणों के लिए विदेशी जो OEMs है, उन पर काफी निर्भर है और उभरते हुए जियोपॉलिटिक्स माहौल में ऐसी स्थिति टिकाऊ नहीं है। जनरल चौहान ने कहा कि जापान, ब्रिटेन, रूस, चीन, जर्मनी, पोलैंड, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देश अपने रक्षा बजट में काफी वृद्धि कर रहे हैं और ये स्थिति
सैन्य उपकरणों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय रक्षा निर्माताओं के लिए इस स्थिति का लाभ उठाने का अवसर है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार जी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जहाजों की बड़ी उपस्थिति है और भारत समुद्री क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए क्षेत्र के घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान के बंदरगाहों पर चीनी नौसेना के अलग अलग जहाजों के रुकने पर भी नजर रख रही है। यही नहीं, नौसेना के प्रमुख ने बताया कि भारत के सामने गैर पारंपरिक और पारंपरिक दोनों तरीके के खतरे उभर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना की भूमिका समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है, चाहे वो कहीं पर भी हो, और वो खतरों और चुनौतियों का आकलन करती है। नौसेना प्रमुख ने बताया कि आए दिन ये देखा जा रहा है कि समुद्र में कुछ न कुछ विवाद हो रहा है। ये टकराव के स्तर से काफी नीचे है, लेकिन टकराव की स्थिति बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन ने दोस्तों एक ऐसा काम किया है जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक फोटो साझा की है जिसे देखने के बाद हर कोई भारतीय नाराज हो रहा है। यूक्रेन ने हिंदुओं में पूजनीय मां काली की एक आपत्तिजनक फोटो को साझा किया, जिस पर यूक्रेन को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मां काली की एक फोटो शेयर की, जो कि बेहद अपमानजनक है। इस फोटो को लेकर लोगों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक्शन लेने की बात कही है। यूक्रेन के द्वारा शेयर की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। यूजर इसे यूक्रेन की घटिया मानसिकता बता रहे हैं। इस फोटो में दोस्तों यूक्रेन ने भारतीयों को टारगेट किया है, क्योंकि भारत की तरफ से उन्हें जंग में मदद नहीं मिली। यूक्रेन ने फोटो के कैप्शन में वर्क ऑफ आर्ट लिखा हुआ है। ऐसे में दोस्तों यूक्रेन के विदेश मंत्रालय और यूक्रेन के लिए अब क्या कहना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि भारत ने भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि भारत इनकी मानसिकता शुरू से ही जानता था जब इन्होंने पाकिस्तान की मदद की। इसके अलावा इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भी भारत का साथ नहीं दिया। तो चीजें दोस्तों भारत अच्छी तरीके से समझता है, और इस तरीके की फोटो को ट्वीट करने का मतलब साफ है कि यूक्रेन की जो बौखलाहट है भारत के प्रति वो दिखाई दे रही है। आप किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, भले ही आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए, लेकिन धार्मिक भावनाओं पर आहत नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जाने माने भौतिक विज्ञानी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक अजित कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहंती ने के.एन. व्यास की जगह ली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी कि IIT के और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज झांसी ने आर्मी स्टेशन को कार्बन न्यूट्रल कैंपस में बदलने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए। MOU का मकसद कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करके देश और दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया जाना है। IIT कानपुर के डीन ने बताया कि ये MOU काफी महत्वपूर्ण है और MOU सिर्फ झांसी के लिए नहीं बल्कि कार्बन न्यूट्रल राष्ट्र बनाने की भारत की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना और IIT कानपुर ने भारत के कार्बन न्यूट्रल मार्ग पर अग्रसर होने की योजना बनाई है। भारत के बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सेना छावनियों के द्वारा कवर किए गए विशाल भूभाग का लाभ उठाने और उन्हें कार्बन न्यूट्रल में परिवर्तित करने की दृष्टि से समझौता किया गया है। इसके तहत सेना के कर्मियों को प्रशिक्षण देना और स्थायी अभ्यासों के लिए ऑन जॉब प्रशिक्षण के माध्यम से उनके संसाधन पूल का निर्माण करना भी शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने एरिया वार्निंग नोटिफिकेशन जारी किया है एक एयर एक्सरसाइज के लिए, जिसे कि नॉर्दर्न स्टेट जिसमें कि कश्मीर रीजन है उसमें किया जाएगा। बता दें कि 6 से 20 मई 2023 के लिए ये एरिया वार्निंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन ने अब अपना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट 141 शुरू कर दिया है। इसके जरिए वो पूर्व और पश्चिमी अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में सैन्य और नौसैनिक सुविधाओं को स्थापित करना चाहता है। अमेरिका के लीक हुए दस्तावेजों से खुलासा होने के बाद अमेरिका हरकत में आ गया है। दस्तावेजों के मुताबिक पीपल लिबरेशन आर्मी ने गिनी, जिबूती, संयुक्त अरब अमीरात, कंबोडिया और मोजाम्बिक में सैन्य चौकियों का विश्वव्यापी नेटवर्क बनाने के लिए प्रोजेक्ट 141 की योजना बनाई है। इनमें से वर्तमान में 2 निर्माणाधीन है, जबकि एक ऑपरेट किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी के 2 को अनुमति मिलने का इंतजार है। इसके तहत चीन गुपचुप तरीके से संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पोर्ट पर निर्माण कार्य कर रहा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इसका पता लगाया और उसके बाद अमेरिकी प्रशासन भी हरकत में आया। चीनी सैन्य सुविधा होने के संदेह पर अमेरिका ने निर्माण कार्य को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले पर अमेरिकी अधिकारियों ने संयुक्त अरब अमीरात की सरकार को चेतावनी भी दी है कि देश में चीनी सेना की मौजूदगी से दोनों देशों के बीच के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के कई दौर की बैठक के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया। हालांकि अब रिपोर्ट किया है कि यूएई में चीन की गतिविधियों के बारे में अमेरिकी अधिकारियों के बीच चिंता का स्तर अलग अलग है और कहा जा रहा है कि यूएई ने चीन के साथ गहराई से गठबंधन बनाने का रणनीतिक निर्णय भी लिया है। प्रोजेक्ट 141 का उद्देश्य 2030 तक कम से कम 5 विदेशी ठिकानों और 10
लॉजिस्टिक सपोर्ट स्थलों को स्थापित करना है और ये BRI परियोजना को भी आगे बढ़ाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।